Hello everyone, welcome back to the Informed Hub. I am Priyansh. फाउंडेशन लेवल क्विज जोन एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, इसलिए इस वीडियो में मैंने वीक 1 से वीक 4 के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक जगह रिवाइज करा है। ये क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन करवाना है। अगर आपने अभी तक ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, तब भी ये वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का क्लियर आइडिया दे देगी। जनरली फाउंडेशन लेवल क्विज वन के क्वेश्चंस आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल स्टडी मटेरियल और ग्रेडेड असाइनमेंट्स में दिए गए कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑफिशियल स्टडी मटेरियल और ग्रेडेड असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस की स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पर सबसे पहले डिटेल वीडियोस लानी चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के रिवीजन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांश। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 1 का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे। हम कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ताकि आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद ना करनी पड़े, बल्कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ आए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनविजिबल हैंड, मार्जिनल थिंकिंग, संक कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर यानी पीपीएफ, सर्कुलर फ्लो मॉडल और पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का सिंपल मीनिंग है स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के डिसीजन स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर क्या खरीदेगा, एक हाउस होल्ड कितना स्पेंड करेगा, एक कंपनी किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेट करेगी। अगर हम एक सिंगल कंपनी, एक हाउस होल्ड या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्टडी कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब मैक्रो का मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड लार्ज स्केल इशूज़ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। सो ट्रिक याद रखो, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो मीन्स एंटायर इकोनॉमी। इनविजिबल हैंड। अब आते हैं इनविजिबल हैंड पर। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ से एसोसिएटेड है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि फ्री मार्केट में इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल डिसीजंस के कंबाइंड इफेक्ट से सोसाइटी को भी बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक शॉपकीपर प्रॉफिट कमाना चाहता है। प्रॉफिट के लिए उसे कस्टमर्स को यूज़फुल प्रोडक्ट देना होगा, रीजनेबल प्राइस रखनी होगी और कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म करना होगा। शॉपकीपर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है, लेकिन कंपटीशन के थ्रू कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। इसी मार्केट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब समझते हैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मार्जिनल थिंकिंग और संक कोस्ट। मार्जिनल थिंकिंग, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट या नेक्स्ट यूनिट। डिसीजन लेते वक्त हमें टोटल या एवरेज के बजाय नेक्स्ट यूनिट के एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल रूल है, टेक एन एक्शन इफ मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मान लो आप 2 आवर्स पढ़ चुके हो और डिसाइड कर रहे हो कि एक और आवर पढ़ना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है कि पिछले 2 आवर्स में कितना बेनिफिट हुआ, क्वेश्चन है नेक्स्ट 1 आवर पढ़ने का एडिशनल बेनिफिट उस एडिशनल आवर की कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं। यही है थिंकिंग एट द मार्जिन। संक कोस्ट। अब संक कोस्ट वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी है और जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता।
फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी टिकट के 500 रुपये पे कर दिए, मूवी बोरिंग है और टिकट रिफंडेबल नहीं है। अब अगर आप सिर्फ ये सोचकर पूरी मूवी देखते हैं कि 500 दिए हैं अब तो देखनी ही पड़ेगी, तो आप संक कोस्ट फालासी में फंस रहे हैं। 500 ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं, वो डिसीजन लेने से वापस नहीं आएगा, वो डिसीजन लेने से वापस नहीं आएंगे। इसलिए करंट डिसीजन फ्यूचर बेनिफिट्स और फ्यूचर कॉस्ट्स के बेसिस पर होना चाहिए। सिंपल रूल, पास्ट अनरिकवरेबल पास्ट अनरिकवरेबल कॉस्ट्स को फ्यूचर डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू गिव अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप एक ऑप्शन चूज करते हैं तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आप सेक्रीफाइस करते हो, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास संडे को दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, 5 आवर स्टडी करना। ऑप्शन 2, 5 आवर पार्ट टाइम वर्क करके 1000 रुपये अर्न करना। अगर आप स्टडी चूज करते हो तो आपने 1000 रुपये की अर्निंग अपॉर्चुनिटी गिव अप की। सो इन दिस एग्जाम्पल, दैट फॉरगॉन अर्निंग कैन बी पार्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉस्ट का मतलब सिर्फ डायरेक्ट मनी नहीं होता, आपका टाइम, फॉरगॉन इनकम और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का वैल्यू भी रिलेवेंट हो सकता है। एग्जाम में जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो चॉइस करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या सेक्रीफाइस होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर और पीपीएफ। अब समझते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर क्या होता है, जिसे शॉर्ट में पीपीएफ कहते हैं। पीपीएफ एक ग्राफ है जो शो करता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमी दो गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने प्रोड्यूस कर सकती है। मान लो एक एक इकोनॉमी सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस करती है, कंप्यूटर एंड कार्स। अगर इकोनॉमी ज़्यादा कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करना चाहेगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उसे कुछ कार्स की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पीपीएफ से कनेक्ट होता है। पॉइंट्स ऑन द पीपीएफ, अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली पीपीएफ कर्व पर है तो रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर पॉइंट कर्व के अंदर है तो इकोनॉमी पॉसिबल आउटपुट से कम प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हो सकते हैं। और अगर पॉइंट करंट पीपीएफ के बाहर है तो करंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ तो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस जनरली अनअटेनेबल हैं। स्ट्रेट लाइन पीपीएफ, अगर पीपीएफ स्ट्रेट लाइन है तो जनरली कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक गुड की एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड की सेक्रीफाइस रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है। बोर्ड आउट पीपीएफ, अगर पीपीएफ आउटवर्ड बोर्ड कर्व है तो जनरली इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है। जैसे जैसे हम एक पार्टिकुलर गुड की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हमें दूसरे गुड की प्रोग्रेसिवली ग्रेटर क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। एग्जाम के लिए याद रखो, मूवमेंट अलोंग द पीपीएफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल। अब समझते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल। इस मॉडल में मेनली दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। और बेसिक मॉडल में दो इम्पॉर्टेंट मार्केट्स होते हैं, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में हाउस होल्ड्स आर बायर्स एंड फर्म्स आर सेलर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी का लैपटॉप खरीदते हो, आप हाउस होल्ड साइड पर बायर हो और कंपनी सेलर है। मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब फैक्टर मार्केट में रोल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे लेबर, और फर्म्स इन रिसोर्सेज को यूज़ करती है। सिंपल एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहे हो और कंपनी आपको वेज या सैलरी पे कर रही है। सो एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चंस
क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट की बात कर रहा है या फैक्टर मार्केट की? गुड्स मार्केट में हाउस होल्ड जनरली बायर्स और फर्म्स सेलर्स होते हैं। फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं और फर्म्स उन फैक्टर्स को डिमांड करती है। इसी तरह गुड्स सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और मनी इकोनॉमी में सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करते हैं फ्लो करते रहते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट पर, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है एज इट इज। ये एक फैक्चुअल या टेस्टेबल क्लेम होता है। इस स्टेटमेंट को डेटा और एविडेंस के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग द मिनिमम वेज reduces एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दो, ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो। इम्पॉर्टेंट यह है कि क्लेम को डेटा से टेस्ट किया जा सकता है। इसी वजह से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। ये यूजुअली वैल्यू, जजमेंट या ओपिनियन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिमम वेज शुड बी इंक्रीज्ड। यहाँ वर्ड शुड यूज हुआ है और स्टेटमेंट एक रिकमेंडेशन या वैल्यू जजमेंट दे रहा है। सिंपल ट्रिक, पॉजिटिव व्हाट इज, नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी और शुड बी। एग्जाम में शुड, मस्ट, ऑट टू जैसे वर्ड्स नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कुछ प्रो टिप्स एग्जाम के लिए। टिप नंबर 1, पीवीएफ प्रॉब्लम्स में मूवमेंट अलोंग द कर्व को अपॉर्चुनिटी कोस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करके देखो। टिप नंबर 2, संक कोस्ट वो कोस्ट है जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और रिकवर नहीं की जा सकती। रेशनल फ्यूचर डिसीजंस में रिलेवेंट फ्यूचर कोस्ट्स और बेनिफिट पर फोकस करो। सर्कुलर फ्लो। टिप नंबर 3, सर्कुलर फ्लो क्वेश्चंस में केयरफुली चेक करो कि बायर कौन है और सेलर कौन है, और क्वेश्चन प्रोडक्ट मार्केट की बात कर रहा है या फैक्टर मार्केट की। और एक एक्स्ट्रा टिप, पॉजिटिव वर्सेस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते वक्त सिर्फ स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है ये मत देखो। मेन क्वेश्चन ये है, क्या स्टेटमेंट एविडेंस से टेस्ट हो सकता है या वो वैल्यू जजमेंट है। सो दिस आर कंप्लीट IITM बेस मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 1 वन शॉट रिवीजन। आज हमने कवर किया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनविजिबल हैंड, मार्जिनल थिंकिंग, संक कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, सर्कुलर फ्लो मॉडल एंड पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द इन्फॉर्म्ड हब, लर्न टुडे बिल्ड टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जो दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल 1 घंटे में 4 पिज़्ज़ा या 8 बर्गर बना सकता है। अमन 1 घंटे में 2 पिज़्ज़ा या 6 बर्गर बना सकता है। अब अगर राहुल दोनों चीज़ें अमन से बेटर बना लेता है तो क्या अमन के साथ ट्रेड करने का कोई फ़ायदा है? आपको लग सकता है आंसर नो होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है यस, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। इस वीडियो में हम IIT मद्रास BS डिग्री इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 2 को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तब भी वीडियो के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। टॉपिक 1, एब्सोल्यूट एडवांटेज। सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है किसी पर्सन या कंट्री का किसी चीज़ को दूसरों से ज़्यादा एफिशिएंटली बनाना। मान लो इंडिया 1 घंटे में 10 किलो वीट प्रोड्यूस करता है और जापान सिर्फ 5 किलो वीट प्रोड्यूस करता है, तो वीट प्रोडक्शन में इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब मान लो कार्स के केस में जापान 20 कार्स बनाता है और इंडिया सिर्फ 10, तो कार्स में जापान के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। यानी जो ज़्यादा प्रोड्यूस करे या कम रिसोर्सेज में प्रोड्यूस करे उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट्स इसी पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक 2, कंपेरेटिव एडवांटेज। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपेरेटिव एडवांटेज।
ये क्वांटिटी नहीं देखता, ये देखता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इस सेक्रीफाइस को इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मान लो इंडिया 1 घंटे में या तो 10 किलो या 10 वीट बना सकता है या 5 स्टील। अगर इंडिया एक स्टील बनाता है तो उसे 2 वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ जापान 1 घंटे में 8 वीट या 8 स्टील बना सकता है। जापान को एक स्टील बनाने के लिए सिर्फ 1 वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो स्टील में कंपेरेटिव एडवांटेज जापान के पास हुआ क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। इसी तरह वीट में कंपेरेटिव एडवांटेज इंडिया के पास होगा। और याद रखना, इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा कंपेरेटिव एडवांटेज के बेसिस पर होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज के बेसिस पर नहीं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक 3, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव आप छोड़ देते हो। फॉर्मूला याद रखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू सेक्रीफाइस डिवाइड गेन। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 आवर में या तो 6 वीट बनता है या 2 स्टील। अगर आप 2 स्टील बना रहे हो तो 6 वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो 1 स्टील की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 3 वीट। एग्जाम में इसी का कैलकुलेशन पर डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक 4, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। अब जब दोनों कंट्रीज को पता चल गया है कि किस प्रोडक्ट में उनका कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो हर कंट्री वही प्रोडक्ट बनाएगी जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशलाइजेशन। उसके बाद दोनों कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करती है, इसी को ट्रेड कहते हैं। रिजल्ट, दोनों कंट्रीज पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर पाती है और वर्ल्ड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक 5, टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब सवाल आता है एक्सचेंज किस प्राइस पर होगा। रूल बहुत सिंपल है, ट्रेड प्राइस दोनों कंट्रीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में होना चाहिए, तभी दोनों कंट्रीज को बेनिफिट मिलेगा। अगर प्राइस इस रेंज के बाहर हुआ तो किसी एक कंट्री को लॉस होगा और ट्रेड नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। टॉपिक नंबर 6, सप्लाई शिफ्ट। आप डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क यूज़ होता है। अगर मिल्क महंगा हो गया है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनीज कम प्रोडक्शन करेंगी, इसलिए सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा। रिजल्ट, प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 7, इनकम इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ने से हर प्रोडक्ट की डिमांड सेम तरह चेंज नहीं होती। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, स्मार्टफोन्स और कार्स, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, जैसे लोकल चीप नूडल्स या पब्लिक बस, क्योंकि लोग बेटर अल्टरनेटिव्स चूज़ करने लगते हैं। तो इसी के साथ हमने अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया और अब चलते हैं कुछ एग्ज़ाम टिप्स की तरफ। एग्ज़ाम में ये 3 मिस्टेक कहीं मत करना। नंबर 1, हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करो। नंबर 2, एब्सोल्यूट एडवांटेज को देखकर आंसर मत टिक कर देना। नंबर 3, कंपेरेटिव एडवांटेज ही ट्रेड का बेस होता है। तो अगर आज का रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दी इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस की पूरी इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट हिंदी में चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। सोचो आप रोज़ 20 रुपए की एक चॉकलेट खरीदते हैं, एक दिन उसकी प्राइस 25 रुपये हो जाती है। क्या आप उसे खरीदना बंद कर देंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर 50,000 का फ़ोन 60,000 का हो जाए तो बहुत से लोग उसे खरीदने का प्लान कैंसिल कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? इसी क्वेश्चन का आंसर है इलास्टिसिटी। आज हम आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 3 को सिंपल हिंदी में इंग्लिश में कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जब प्राइस, इनकम या किसी रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, डिमांड या सप्लाई कितनी चेंज होती है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा रिएक्ट करे तो उसे इलास्टिक कहते हैं, और अगर बहुत कम रिएक्ट करे तो उसे इन इलास्टिक कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। डिमांड इलास्टिसिटी 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है इलास्टिक डिमांड, जहाँ इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। इसमें प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है और अब डिमांड
बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लग्जरी प्रोडक्ट्स और जिनके बहुत सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। दूसरा है इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी वन से कम होती है। इसमें प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सॉल्ट, पेट्रोल, मेडिसिन, इसके इसके हम एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे सॉल्ट की प्राइस कुछ भी हो लेकिन लोग यूज़ करेंगे, पेट्रोल लोग यूज़ करेंगे, मेडिसिन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइवलीहुड में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और यूज़फुल है ये। तो और तीसरा है यूनिट इलेक्ट्रिक डिमांड, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली वन होती है। इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम परसेंटेज से चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने मिड पॉइंट मेथड। अब एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आईआईटी मद्रास असाइनमेंट्स में जनरली मिड पॉइंट मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड का फ़ायदा यह है कि चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़, आंसर सेम आता है। इसीलिए कैलकुलेशंस में हमेशा मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना सेफ रहता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर डिमांड इन इलास्टिक हो और कंपनी प्राइस बढ़ाए तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट फिर भी खरीदते हैं। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक हो और कंपनी प्राइस बढ़ाए तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदना कम कर देते हैं। और यूनिट इलास्टिक केस में टोटल रेवेन्यू लगभग कांस्टेंट रहता है। अब समझते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी बताती है कि इनकम बढ़ने या कम होने पर डिमांड कैसे चेंज होती है। अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़े तो उससे नॉर्मल गुड कहते हैं, और अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाए तो उसे इन्फीरियर गुड कहते हैं। जैसे लोग इनकम बढ़ने पर पब्लिक बस की जगह अपनी कार या कैब यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब समझते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बीच का रिलेशन बताती है। अगर टी की प्राइस बढ़ने पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाए तो दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, और अगर कार की प्राइस बढ़ने पर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाए तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आप समझते हैं प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं सप्लाई की। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है कि प्रोड्यूसर्स प्राइस चेंज होने पर प्रोडक्शन कितनी जल्दी बढ़ा या घटा सकते हैं। शॉर्ट रन में सप्लाई जनरली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंस्टेंटली नहीं बढ़ सकता, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनीज नई फैक्ट्रीज और रिसोर्सेस ऐड कर सकती है, इसलिए सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है। कुछ ज़रूरी एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए 3 बातें याद रखिए। पहली, कैलकुलेशंस में मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कीजिए। दूसरी, इनकम और क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पर ध्यान दीजिए। और तीसरी, डिमांड कर्व की स्लोप और इलेक्ट्रिसिटी सेम चीज़ नहीं होती। तो इसी के साथ अगर आज की वीडियो से इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दी इन्फॉर्म्ड आपको सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगला आईआईटीएम वीक किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। सोचो आपकी एक किराए घर की तलाश में हो और गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि कोई भी लैंडलॉर्ड 10,000 से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकता। सुनने में तो ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे सबको घर मिल जाएगा या फिर मार्केट में नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे? और कोई गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा दे तो उस टैक्स का असली burden बायर उठाता है या सेलर? आज की इस वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। आई एम प्रियांशु। तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नॉर्मली मार्केट में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने या प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए मार्केट में इंटरफेयर करती है। इस प्रोसेस को गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहते हैं। ये इंटरवेंशन मेनली दो तरीके से होता है, प्राइस कंट्रोल्स एंड टैक्सेस।
तो अगला टॉपिक अब समझते हैं हम अपना प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस सेलिंग की। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है जिससे ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता। अगर ये मैक्सिमम प्राइस मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रखी जाए तो कस्टमर ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, लेकिन सेलर्स कम सप्लाई करेंगे। इसी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेंट कंट्रोल। अब बात करते हैं प्राइस फ्लोर की। प्राइस फ्लोर एक मिनिमम लीगल प्राइस होती है। इससे कम प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। अगर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर सेट कर दे तो सेलर्स ज़्यादा सप्लाई करते हैं लेकिन बायर्स कम खरीदते हैं। रिजल्ट होता है सरप्लस। मिनिमम वेज इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो अगला टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। अब समझते हैं सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है किसी बायर की खुशी। मान लीजिए आप किसी हेडफोन के लिए 3,000 देने को रेडी थे, लेकिन मार्केट में वही हेडफोन 2,500 का मिल गया, तो आपको 500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इसका उल्टा है। मान लीजिए किसी सेलर को प्रोडक्ट बनाने में 800 का कॉस्ट आया और उसने उसे 1,000 में बेच दिया, तो उसे 200 का प्रोड्यूसर सरप्लस मिला। तो अब हम अपना अगला टॉपिक समझते हैं टोटल सरप्लस और मार्केट एफिशिएंसी। जब कस्टमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड करते हैं तो टोटल सरप्लस मिलता है। इकोनॉमिक्स कहता है कि फ्री मार्केट सबसे एफिशिएंट तब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पर मिलते हैं। इसी पॉइंट पर टोटल सरप्लस मैक्सिमम होता है। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम से दूर चला जाए तो सोसाइटी का ओवरऑल बेनिफिट कम हो जाता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं टैक्सेस और टैक्स इंसिडेंस। अब आते हैं टैक्सेस पर। जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है तो प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस बढ़ जाती है। बायर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और सेलर्स को कम अमाउंट मिलता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि टैक्सेस का बर्डन किस पर ज़्यादा पड़ता है। आंसर है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। अगर बायर्स के पास अल्टरनेटिव नहीं है जैसे पेट्रोल या मेडिसिन, तो बायर्स टैक्स का ज़्यादा हिस्सा पे करते हैं। और अगर सेलर्स इजीली प्रोडक्ट को कहीं और बेच सकते हैं तो उन पर बर्डन कंपैरेटिवली कम होता है। तो चलते हैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप्स की तरफ। एग्जाम के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखिए। प्राइस सीलिंग इज इक्वल टू शॉर्टेज, प्राइस फ्लो सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल सरप्लस। और टैक्स का बर्डन उस साइड पर ज़्यादा होता है जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो अगर आज की वीडियो से वीक 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो लाइक करें, द इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला IITM वीक किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।